हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शारीरिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों का योग है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा का पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा, बाहरी आवरण। व्यक्तित्व की परिभाषा आईजे के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव व बुद्धि का ऐसा संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। केटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करना है। ओलपोर्ट की परिभाषा बेहद महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्तात्मकता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। आधुनिक दृष्टिकोण से 3 भागों में, जैसे नंबर 1 है भावुक, दूसरा विचारशील, तीसरा कर्मशील। पहला भावुक है, जो व्यक्ति भावनाओं को प्रधानता देता है एवं दिल से सोचकर निर्णय लेता है, उसे भावुक व्यक्तित्व कहते हैं। दूसरा विचारशील, जो व्यक्ति कल्पना लोक में विचरण करता है, उसे विचारशील व्यक्तित्व कहते हैं। कर्मशील, कर्मों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व कर्मशील होता है। कर्मशील व्यक्ति ही हमेशा है। नोट, आधुनिक दृष्टिकोण से संवेगी स्थिर को उचित व्यक्तित्व माना जाता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो इसे 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है, जैसे विचार शक्ति के आधार पर। पहला है थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्यक्ष विचारक, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से घटित घटनाओं के आधार पर विचार बनाए, जैसे पुलिस अधिकारी। सूक्ष्म विचारक। दूसरा है गहनतापूर्वक अवलोकन करके विचार करना, जैसे न्यायाधीश। तीसरा है स्थूल विचार, लाभ व हानि के आधार पर विचार बनाना, जैसे एक व्यापारी। मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। जुंग या यूंग के अनुसार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूंग के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर जुंग के अनुसार। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जुंग के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। अंतर्मुखी, ऐसे व्यक्ति शांत प्रकृति के होते हैं और एकांत में रहना पसंद करते हैं तथा इनका व्यवहार अधिक सामाजिक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति लेखक, विचारक, चिंतक और दार्शनिक बनते हैं। बहिर्मुखी दूसरा है, और बहिर्मुखी के अनुसार व्यक्ति अत्यधिक बोलते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनका व्यवहार सामाजिक होता है तथा इनके मित्र अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति नेता, राजनेता, अभिनेता, शिक्षक इत्यादि बनते हैं। उभयमुखी, जो इनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा दिया गया है। आवश्यकता होने पर अंतर्मुखी, आवश्यकता होने पर बहिर्मुखी व्यवहार करने वाले उभयमुखी होते हैं। नोट, 10% व्यक्ति अंतर्मुखी, 10% व्यक्ति बहिर्मुखी तथा 80% व्यक्ति उभयमुखी होते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो पहला शेल्डन के अनुसार, तो शेल्डन ने 3 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। पहला है गोलाकार, शारीरिक रूप से छोटे मोटे तथा गोल मटोल होते हैं। हंसमुख तथा खुशमिजाज रहते हैं। खाने पीने में अत्यधिक रुचि होती है। आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। शेल्डन ने इन्हें विसरोटोनिया कहा है। दूसरा है आयताकार, शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा सुंदर होते हैं। स्वाभाविक रूप से समायोजित होते हैं। शेल्डन ने इसे सोमेटोटोनिया कहा है। तीसरा है लंबाकार, अत्यधिक लंबे और कमजोर होते हैं। स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़े अथवा नाखुश रहते हैं। शेल्डन ने इन्हें सेरिब्रोटोनिया कहा है। क्रेसमर का व्यक्तित्व वर्गीकरण 4 भागों में है। पहला स्थूलकाय, छोटे मोटे तथा खुशमिजाज, क्रेसमर ने इन्हें पिकनिक टाइप व्यक्तित्व कहा है। दूसरा है पुष्टकाय, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट, क्रेसमर ने इन्हें एथलेटिक्स स्टाइल
व्यक्तित्व कहा है। तीसरा है कृशकाय, दुर्बल तथा कमजोर। कृष्णमण ने इन्हें लेफ्ट सेमेटिक टाइप व्यक्तित्व कहा है। चौथा है मिश्रित काय, उपयुक्त तीनों का मिश्रण। कृष्णमण ने इन्हें ओस्पेलास्टिक टाइप व्यक्तित्व कहा है। समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण। तो स्प्रेंगर ने 6 भागों में बांटा है। पहला है सैद्धांतिक, जैसे शिक्षक। दूसरा सामाजिक, समाज सेवा। तीसरा है राजनीतिक, राजनेता। चौथा धार्मिक, पंडित। पांचवा आर्थिक, व्यापारी। छठा सौंदर्यात्मक, मूर्तिकार और कलाकार। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का अलग अलग भागों में वर्गीकरण 3 भागों में। पहला है सत्व गुणी, ऐसे व्यक्तियों में गुण ही गुण पाए जाते हैं। इनका व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रकाशवान होता है। ऐसे व्यक्ति कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं। दूसरा है रजोगुणी। रजोगुणी में इनमें कुछ गुण तथा कुछ अवगुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति चंचलता की भावनाओं से युक्त होते हैं, किसी भी निर्णय का सरलतापूर्वक नहीं ले पाते हैं। और तीसरा है तमोगुणी। इनमें अवगुण ही अवगुण पाए जाते हैं और इनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है तथा आलस्य की भावना से युक्त होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। वायुच्यवात, पित्तच्यवात और कफ। आयुर्वेद के अनुसार ये 3 वायुचय, पित्तचय और कफचय। व्यक्तित्व रचना के सिद्धांत। पहला है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व रचना के स्तर। इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है इदम, ईड कहा जाता है। ईड को इच्छाओं की जननी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, अतः ईड का सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। शेष अवस्था में बालक ईड के स्तर पर कार्य करता है। ईड के कारण व्यक्ति सोचता है कि मुझे ऐसा करना है। दूसरा है अहम, जिसे ईगो कहा जाता है इंग्लिश में। ईगो व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान करवाता है। ईगो को वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। ईगो का विकास तो बाल्यावस्था में होता है। ईगो के कारण व्यक्ति सोचता है ये करो, ये मत करो। तीसरा है परम अहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो पछतावे की भावना उत्पन्न करता है। सुपर ईगो को आदर्शवादी सिद्धांत अथवा नैतिक का सिद्धांत कहते हैं। इसका विकास सर्वाधिक देर से होता है। सुपर ईगो के कारण व्यक्ति सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरा सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जीवन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। इसका संबंध ऊर्जा से होता है। व्यक्ति निर्माण व रचना के कारण करता है। जीवन मूल प्रवृत्ति के लिए फ्रॉइड ने इरोस शब्द प्रयोग किया है। ये इरोस और थैनेटोस दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इरोस जो निर्माण करने कार्य के लिए और थैनेटोस जो विध्वंसात्मक कार्य के लिए। दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसका संबंध विनाश से होता है। इसके कारण व्यक्ति विध्वंसात्मक कार्य करता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए फ्राइड ने थैनेटोस शब्द का काम में लिया है। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथियां फ्राइड द्वारा दी गई। लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं और इसका कारण है उनमें विद्यमान ओडिपस ग्रंथि है। बाल्यावस्था में यह पाई जाती है। लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती है, इसका कारण है उनमें विद्यमान इलेक्ट्रा ग्रंथि। फिर लिबिडो फ्राइड द्वारा दिया गया। लिबिडो व्यक्ति में जन्म से प्रेम, स्नेह तथा काम भावना पाई जाती है। इसका फ्राइड ने निम्नलिखित लिबिडो नाम दिया है। फिर फ्राइड ने लिबिडो को सेसव कामुकता। पहला, नवजात शिशु में लिबिडो की भावना पाई जाती है, जिसे फ्राइड ने सेसव कामुकता कहा है। इस विषय में फ्राइड का उनके शिष्य युंग से मतभेद हो गया एवं युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में बालक अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है एवं स्वयं के प्रेम करने लगता है। इस आत्म प्रेम की भावना को नैर्सिसिज्म अथवा स्वयंमोह कहा जाता है, जिसे ऑटिज्म कह सकते हैं।
व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधि वे विधि होती है जिसमें प्रक्षेपी विधियों द्वारा अचेतन मन और अप्रक्षेपी द्वारा चेतन मन के बारे में जानकारी ली जाती है। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है आरोपण, अर्थात विभिन्न वस्तुओं को आरोपित करते हुए मानव मन की सच्चाई को पता करना। प्रक्षेपी विधियों से अचेतन तथा अर्धचेतन मन का मापन किया जाता है। प्रमुख प्रक्षेपी विधि पहली है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे TAT थेमेटिकल अप्रोच और टेस्ट कहते हैं। TAT जो मार्गन और मुरे द्वारा 1935 में दी गई। इसमें कुल कार्ड 30+1 31 होते हैं, जो महिलाओं के लिए 10 पुरुषों के लिए और दोनों के लिए 10 कॉमन होते हैं। इसमें 14 वर्ष के बालक शामिल होते हैं और इससे अधिक भी बच्चे हो सकते हैं। 14 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने वर्षों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो 14 वर्ष के से अधिक के लिए बच्चों के लिए। इस परीक्षण में कार्ड दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति रिक्त कार्ड पर कहानी लिखता है और इसे कथा प्रसंग परीक्षण कहते हैं। दूसरी है बाल संबोध परीक्षण, जिसे CAT कहते हैं और इसके प्रवर्तक लियोपोल्ड वेलोक 1948 में कुल कार्ड 10 जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें ये 21 वर्ष के लिए है, तो 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जानवरों के कार्ड दिखाकर बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है एवं बच्चे जैसी कहानी लिखते हैं उसी आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। IBT टेस्ट, शाही दबाव परीक्षण या इंक ब्लॉक टेस्ट। ये 1921 में हरमन रोरसाक द्वारा दी गई, जो स्विट्जरलैंड के निवासी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड के। कुल कार्ड 10 होते हैं, 5 सफ़ेद काले और 5 ही लाल नीले व अन्य रंगों के। व्यक्ति को स्याही के धब्बे लगे हुए कार्ड दिखाकर आकृति के विषय में पूछा जाता है और व्यक्ति जैसा उत्तर देता है उस आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण करते हैं। चौथा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। प्रवर्तक है पाइन एंड टेंडलर। अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति जैसी प्रक्रिया अभिव्यक्त करता है उसी आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। पांचवा है शब्द साझेदारी परीक्षण। गाल्टन द्वारा 1979 द्वारा 1879 शब्दों की सहायता से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना शब्द साझेदारी परीक्षण है। फिर अप्रक्षेपी विधियाँ हैं। आत्मनिष्ठ विधि, व्यक्ति स्वयं लिखकर अथवा बोलकर अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है। और फिर आत्मकथा विधि, इसके प्रवर्तक जॉन लॉक है। शिक्षा में विलियम वुंट और टीचनर, व्यक्ति स्वयं अपने विषय में आत्मकथा लिखकर स्पष्ट करता है। जीवन इतिहास विधि टाइडमैन द्वारा दी गई। इसमें एक सूचना प्रपत्र में पर व्यक्ति के इतिहास एवं पूर्वजों से संबंधित समस्त जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली विधि, शिक्षा में प्रवर्तक वुडवर्थ द्वारा प्रश्नों की सहायता से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करवाया जाता है। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली, ये 4 हैं प्रश्नावली के भेद। साक्षात्कार विधि चौथी है। इंटरव्यू मेथड, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर वार्तालाप के द्वारा व्यक्तित्व मूल्यांकन करते हैं तो इसे साक्षात्कार विधि कहते हैं। संरचित या फिर औपचारिक साक्षात्कार प्रश्नों की संरचना पहले से कर ली जाती है। असंरचित मानौपचारिक प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। अनुसूची विधि, इसमें आत्म संबंधी प्रश्नों के द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मैं अंधेरे से डरता हूँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियों में व्यक्ति स्वयं अपने विषय में जानकारी प्रदान नहीं करता। निरीक्षण विधि, प्रवर्तक है वाटसन, व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन
करते हुए व्यक्तित्व मूल्यांकन करना। घोषित परीक्षण, दूसरा है अघोषित परीक्षण। फिर दूसरी है समाज मिति विधि। J.L. मोरेनो द्वारा व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हुए व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण तीसरा है। शारीरिक परीक्षण विधि, इस विधि में शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। चौथी है क्रम निर्धारण मापी। एक मापनी की सहायता से व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, जैसे बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक, बुरा और बहुत बुरा। प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन। कलकत्ता की प्रोफेसर उमा चौधरी ने TAT थेमेटिकल अप्रोच या हिंदी में कहे तो प्रासंगिक अंतर्बोध विधि 14 कार्ड का भारतीय अनुकूलन किया। कलकत्ता की उमा चौधरी ने CAT के 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया। लखनऊ के HC गुप्ता ने TAT के 12 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया। मध्य प्रदेश जबलपुर के दुबे दंपति ने वाक्य पूर्ति परीक्षण बनाया। इलाहाबाद ब्यूरो ने शब्दसाचरी प्रकाशित किया। उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला ने प्रक्षेपी विधियों के भारतीय अनुकूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो हमारा देखते हैं टॉपिक आज हमने क्या क्या पढ़े। तो हमने शुरुआत की व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। फिर इसकी व्यक्तित्व की डेफिनेशन, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जुंग के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, शेल्डन के आधार पर वर्गीकरण, क्रेसमर के आधार पर वर्गीकरण 4 भागों में, समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर के द्वारा, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण, आयुर्वेद के आधार पर 3 भागों में। फिर व्यक्तित्व रचना के सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अलग अलग 2 भागों में फ्राइड द्वारा। फिर ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, फिर लिबिडो, फिर शेष अवस्था में जो कामुकता है फ्राइड द्वारा बताई गई। व्यक्तित्व मापने की विधियाँ, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियाँ। प्रासंगिक अंतर्बोध विधि पहली, दूसरी बाल संबोध परीक्षण, तीसरी शायद दब्बा, चौथी वाक्य पूर्ति, पांचवी शब्द साचर्य। फिर अप्रक्षेपी विधियाँ, आत्मनिष्ठ, फिर आत्मकथा विधि, जीवन इतिहास, प्रश्नावली विधि, फिर साक्षात्कार विधि चौथी है। पांचवी है अनुसूची विधि। फिर वस्तुनिष्ठ विधियाँ, निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और क्रम निर्धारण मापी विधि। फिर प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सेकंड ग्रेड और रीट के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है। अपने दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो। धन्यवाद।